दोस्तों, मैं यहाँ लाल किला बनाने आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा लाल किला कैसे बना। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर किस्सा गो है। यह अपनी आंखों से साम्राज्यों को बनते, संवरते और फिर खाक में मिलते हुए देखता है। अगर दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर वक्त से पूछा जाए कि उसने इस शहर का सबसे सुनहरा और सबसे खौफनाक दौर कहां देखा है, तो उसकी उंगली लाल बलुआ पत्थर से बनी एक विशाल और भव्य इमारत की तरफ उठेगी, जिसे आज की दुनिया लाल किला के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इमारत को हम लाल किला कहते हैं, उसका यह नाम कभी था ही नहीं। यह नाम तो बहुत बाद में अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने इसकी लाल दीवारों को देखकर इसे यह नाम कहना शुरू कर दिया। इसका असली नाम तो किला ए मुबारक था, जिसका मतलब होता है एक भाग्यशाली या पवित्र किला। और इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह के ख्वाब से जिसे पत्थरों में जान फूंकने का शौक था। मुगल बादशाह शाहजहां। बात 1630 के दशक की है। मुगल साम्राज्य की राजधानी उस वक्त आगरा हुआ करती थी। आगरा शहर अपनी तंग गलियों, बढ़ती आबादी और गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान था। शाहजहां, जो अपनी कला और वास्तुकला के प्रेम के लिए जाने जाते थे, उनका मन आगरा से भर चुका था। उन्हें एक ऐसे शहर की तलाश थी जहां वो अपने सपनों की दुनिया बसा सकें। और फिर उनकी नजर गई यमुना के किनारे बसी एक पुरानी जमीन पर, दिल्ली। शाहजहां ने तय किया कि मुगलों का तख्त अब आगरा से दिल्ली जाएगा। 1638 में उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाने का हुक्म दिया, जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। और इसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच यमुना नदी के ठीक किनारे नींव रखी गई दुनिया के सबसे आलीशान किले की, किला ए मुबारक की। इस किले को बनाने में पूरे 10 साल का वक्त लगा। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल का खाका तैयार किया था, उन्हीं के हाथों इस किले का नक्शा भी खींचा गया। 1648 में जब यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां दिल्ली में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के काबुल में थे। जैसे ही उन्हें यह पैगाम मिला कि उनका सपनों का किला तैयार है, वो बिना कोई वक्त गवाए दिल्ली की तरफ चल पड़े। इस भव्य किले की बनावट में जो सबसे खास चीज थी, वो थे इसके दरवाजे। लाल किले के 2 सबसे मुख्य प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजा वह द्वार था जहां से निकलकर शाहजहां अक्सर जुमे की नमाज अदा करने जामा मस्जिद जाया करते थे। लेकिन किले का सबसे अहम और शाही दरवाजा था लाहौरी दरवाजा। इसका नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुंह लाहौर शहर की तरफ खुलता था। मुगलों के द्वार में आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये तीनों शहर सत्ता के सबसे बड़े केंद्र थे। लेकिन आज जब आप लाहौरी दरवाजे को चांदनी चौक की तरफ से देखते हैं, तो आपको दरवाजा सीधा नजर नहीं आता, बल्कि उसके आगे एक बड़ी सी दीवार नजर आती है। यह दीवार शाहजहां ने नहीं बनवाई थी, इसे बनवाया था उनके बेटे और मुगल बादशाह औरंगजेब ने। औरंगजेब को लगता था कि लाहौरी दरवाजे से बाहर खड़े होकर कोई भी आसानी से किले के अंदर की हलचल, यहाँ तक कि दीवान ए आम को देख सकता है। किले की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उसने दरवाजे के ठीक आगे एक घुमावदार दीवार खड़ी कर दी। उस वक्त शाहजहां अपने ही बेटे औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद थे। जब उन्हें पता चला कि औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी है, तो उन्होंने भारी मन से औरंगजेब को एक खत लिखा था। उस खत में शाहजहां के अल्फाज कुछ यूं थे: बेटे, तुमने यह दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसी वजह से इतिहास में इस दीवार को घूंघट वाली दीवार भी कहा जाता है। विडंबना देखिए, जिस दीवार को एक मुगल बादशाह ने सुरक्षा के लिए बनवाया था, उसी दीवार की प्राचीर से आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। जैसे ही आप लाहौरी दरवाजे से किले के अंदर कदम रखते हैं, आपके सामने मुगलों का एक अलग ही संसार खुल जाता है। अंदर जाते ही जो सबसे पहली जगह आती है, वह है छत्ता बाजार, जिसे मीना बाजार भी कहा जाता है। शाहजहां ने यह बाजार खास तौर पर अपनी बेगमों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। अरब, फारस और तुर्की से बड़े बड़े व्यापारी यहाँ रेशम, कीमती पत्थर, इत्र और जेवरात लेकर आते थे। यह छत से ढका हुआ एक ऐसा अद्भुत बाजार था जो आज भी 350 सालों बाद अपनी उसी जगह पर मौजूद है जहां आज सैलानी अपनी यादों के लिए सामान खरीदते हैं। छत्ता बाजार की रंगीनियों को पार करते ही आप एक खुली जगह पर आते हैं और आपके सामने खड़ी होती है एक और शानदार लाल इमारत, नौबत खाना। नौबत खाना यानी वो जगह जहां शाही शहनाई और नगाड़े बजते थे। दिन में 5 बार यहाँ अलग अलग धुनों में नौबत बजाई जाती थी, जो शहर के लोगों को वक्त का अंदाजा देती थी। जब भी कोई बड़ा
शाही मेहमान या खुद बादशाह किले में आते थे तो इसी नौबत खाने से नगाड़ों की गूंज पूरी दिल्ली में यह ऐलान कर देती थी कि शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। यह वही नौबत खाना है जहां बाद के मुगल काल में सत्ता के खूनी खेल खेले गए और जहां बादशाह जहांदार शाह और फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नौबत खाने की खूनी और संगीतमय दहलीज को पार करते ही आपके सामने एक विशाल और खुला हुआ प्रांगण आता है। यह वह जगह है जहां मुगल सल्तनत की आवाज गूंजा करती थी। लाल बलुआ पत्थर के भव्य और नक्काशीदार खंभों पर टिका यह मंडप दीवान-ए-आम कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह दरबार था जहां एक आम इंसान, एक फकीर या एक किसान भी अपने बादशाह के सामने अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। दीवान-ए-आम के बिल्कुल बीचों बीच दीवार के साथ सटा हुआ संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा झरोखा सिंहासन है। जब शाहजहां या मुगले आजम यहाँ बैठते थे तो उन्हें पूरे दरबार का साफ नजारा दिखता था। इस भव्य सिंहासन को नशेमन ए जिल्ल ए इलाही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती पर ईश्वर की परछाई का निवास। मुगल बादशाह खुद को खुदा का नुमाइंदा मानते थे और यह सिंहासन उसी रुतबे का प्रतीक था। इस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे संगमरमर का एक शानदार चबूतरा रखा हुआ है। यह वह जगह थी जहां वजीर-ए-आजम प्रधानमंत्री खड़े होकर अवाम की अर्जियां जोर जोर से पढ़ते थे और बादशाह सलामत ऊपर बैठकर अपना फैसला सुनाते थे। लेकिन दीवान-ए-आम के इस सिंहासन की सबसे अद्भुत चीज है इसके पीछे की दीवार। अगर आप कभी करीब से गौर करें तो इस काले संगमरमर की दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को तराश कर बनाई गई एक ऐसी चित्रकारी है जिसकी मिसाल उस दौर में पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। पत्थरों के अंदर पत्थर जड़ने की इस नायाब कला को परचिनकारी कहा जाता है। इस बेमिसाल नक्काशी को एक मशहूर विदेशी कलाकार ने अपने हाथों से उकेरा था। इस दीवार पर पक्षियों, फूलों और यूनानी देवता की आकृतियां इतनी सजीव हैं कि लगता है जैसे पत्थर अब भी बोल पड़ेंगे। दीवान-ए-आम की इस आम दुनिया से निकलकर जब हम किले के और अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला पूरी तरह बदल जाती है। लाल पत्थरों की जगह अब सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। यह मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित और खास इलाका था। दीवान-ए-खास, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह बादशाह का वह निजी और शाही दरबार था जहां अवाम को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ केवल बादशाह के सबसे खास मंत्री, अमीर उमरा, रणनीतिकार, सेनापति और विदेशी मेहमान ही कदम रख सकते थे। दीवान-ए-खास की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी जमाने में इस पूरे महल की छत लकड़ी या पत्थर की नहीं बल्कि ठोस चांदी की बनी हुई थी। इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूल पत्तियों की बनावट में असली माणिक, नीलम, पन्ना और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। आज वहाँ दीवारों पर केवल वो खाली निशान और गड्ढे बचे हैं जिन्हें बाद में लुटेरों ने खुरच कर निकाल लिया था। इसी दीवान-ए-खास के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता था दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आलीशान और सबसे चर्चित सिंहासन, तख्त-ए-ताऊस, जिसे दुनिया मयूर सिंहासन के नाम से जानती है। यह सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, यह मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत था। शुद्ध सोने, चांदी और अनगिनत हीरे जवाहरात से बनी इस मसनद को बनाने में उस दौर में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस सिंहासन के ऊपरी हिस्से पर हीरे मोतियों से जड़े 2 मोर बने हुए थे और इसी तख्त-ए-ताऊस के ठीक बीच में जड़ा था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर और दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर। जब बादशाह शाहजहां अपने शाही लिबास में इस तख्त पर बैठते थे तो उनके मुकुट और सिंहासन की चमक से पूरा दीवान-ए-खास रोशन हो उठता था। लेकिन वक्त की सुइयां हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस महल ने दौलत और शानो शौकत का चरम देखा था उसने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसकी कल्पना मुगलों ने ख्वाब में भी नहीं की थी।